अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। आज बजट 2026 और उसके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर असरात के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे और पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट शोबा है, इंडस्ट्री है हमारी कंस्ट्रक्शन की, वो इस बजट को किस तरह देख रही है। क्या इस बजट में जो टैक्सेस लगाए गए हैं और कुछ टैक्सेस जो है वो एबॉलिश भी किए गए हैं, उसके क्या इंडस्ट्री पर असरात होंगे, और साथ ही साथ इस बजट के बाद क्या मार्केट में नया खरीदार आएगा, क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बूम मिलेगा। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है एम रहमान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, कैसे हैं आप? रहमान साहब, बजट आ गया है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ आप लोगों ने बहुत सारी अपनी भी कुछ जो है वो गवर्नमेंट को तजावीज़ रखी थी, मान ली गई। देखें, बजट के हवाले से अगर बात करें तो जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसकी हमें तवक्कुआ नहीं थी। एक तो जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो वापस ले ली गई, वो एक खुशाइंदा इकदाम है। इसके साथ साथ बजट में हमारा एक मुतालबा था कि आप यानी कि हमारा जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए कोई पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि हर शख्स अपार्टमेंट ले सके। तो उसके ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐलान किया कि जी हम इसके ऊपर पैकेज देने जा रहे हैं और इसका करीब ऐलान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेगा और हम लोवेस्ट रेट के ऊपर लोगों को लोन्स देंगे। और इसके साथ साथ जो विद होल्डिंग टैक्स था वो अपना क्या कहते हैं सेलर जो था उसके ऊपर बढ़ा दिया गया और परचेज़र के ऊपर कम कर दिया गया, यानी कि 0.5% बढ़ाया 0.5% कम कर दिया। वो तकरीबन शरह उसी तरीके से रही। अच्छा रहमान भाई, एक बड़ी सख्ती की गई है बजट के अंदर, वो ये कि नॉन फाइलर्स तो घर नहीं खरीद सकेंगे, मगर फाइलर के ऊपर भी जो है वो बड़ा टाइट कर दिया है कि उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई ये एलिजिबल हैं आपके घर खरीद सकने के या फिर नहीं। ये कैसे ये सबसे बड़ा जो बजट में जुल्म किया गया वो यही है, जो मैंने आपको बताया कि कौमी असम्बली में जो बजट दस्तावेज़ पेश की उसका एजेंडा नंबर 115 और जो हमारी जो सेक्शन है टैक्स की उसका 114C, उसमें ये कहा गया है कि आपको रियल इस्टेट की कोई भी जायदाद लेनी है तो उससे पहले आपको साबित करना होगा कि आप एलिजिबल बायर हैं। अच्छा, अब ये सेक्शन जो है दुनिया के अगर आप 200 ममालिक में देखें तो कहीं भी ये सेक्शन नहीं है। ना आप यूएई में सरमायाकारी करें तो वहाँ नहीं पूछा जाता आपको कि आप एलिजिबल बायर हैं कि नहीं है, ना आपको यूएसए में पूछा जाता है, ना आपको तुर्की या किसी भी मुल्क में नहीं पूछा जाता। तो अब अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है तो 25 करोड़ में से जिन्होंने इस वक्त टैक्स जमा करवाया या जिन्होंने फाइलर्स थे वो 58 लाख हैं। 58 लाख में से 40% ने जो था वो नील शो किया, ज़ीरो शो किया फाइल्स में। इसका मतलब है बाकी बचते हैं 33 लाख एंड 80,000 पर्सन। अब पूरी 25 करोड़ आबादी में से सिर्फ 33 लाख 80,000 बंदे ऐसे हैं जो जायदाद खरीद सकते हैं, जो फाइलर्स हैं। उनमें से भी उसको एफबीआर के एसएचओ के सामने पेश होना होगा, जो एक ऑफिसर है जिसको अब एसएचओ को इख्तियार दे दिए गए हैं कि आप पता करेंगे कि ये एलिजिबल बायर है, इसके पास कैश पड़ा है, इसके पास सोना पड़ा है, इसके पास चांदी पड़ी है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके ये जायदाद खरीद सकता है। तो इस सेक्शन की वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स कर जाएगी। आप क्यों ऐसे काम करते हैं कि आपने कोई चीज़ें अच्छी दी, जैसे आपने एफएडी ख़त्म किया, आपने जो है वो अपना क्या कहते हैं एक वज़ीर पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं और दीगर 2-3 चीज़ें आपने जो बजट अच्छी की। और फैसले का ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टर तो जो पहले ही यहाँ से काफ़ी नाराज़ है वो फिर दुबई में अपना पैसा लगाएगा रियल एस्टेट में? दुबई की तो बहुत बड़ी मार्केट है। सर देखें, पाकिस्तान की जो पैसा है उसका 20-25 बिलियन डॉलर हमारा खलीज की मुख्तलिफ रियासतों में ऑलरेडी निकल चुका है और वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट में लगा और इस सेक्शन की वजह से मज़ीद पैसे का फ़्लो जो है वो निकलेगा, क्योंकि मैं या आप या कौन जाएगा यार एफबीआर के एसएचओ के सामने, जी हजूर ये मेरा जो है अपना क्या कहते हैं मैंने घर ख़रीदने जा रहा हूँ मैं और मैं एलिजिबल बायर हूँ। यार ये क्या स्टूपिड किस्म की आपकी जो है ना ये अपना क्या कहते हैं सेक्शंस आप मशवरे देते हैं गवर्नमेंट को, तो इससे कोलैप्स कर जाएगी मार्केट और ये नुकसानदेह है, हमारी मैशियत के लिए नुकसानदेह है। रियल्टर्स का मौक़िफ़ तो आपने जान लिया। अब जो मेन इसकी तंजीम है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स,
जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की नुमाइंदा है, क्या वो इस बजट से मुतमईन है? क्या उनके पास इस बजट के लिए मज़ीद तजावीज़ मौजूद है, या इस बजट के बाद इस इंडस्ट्री के मसाइल मिल गए हैं? ये जानने की कोशिश करते हैं और चेयरमैन हसन बख्शी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बख्शी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक एंड वेलकम टू आवर हाउस। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको भी। बजट आ गया ईद के साथ साथ ही, तो बजट मुबारक हो आपको। ये बताएं कि बजट में बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी कि इस तरह से बजट में होना चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, इस तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो कुछ रिकमेंडेशन थी जो होनी चाहिए थी, रिलीफ भी मिला, एफडी ख़त्म कर दी गई, मगर एक कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनका मैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में 58 लाख फाइलर है जो कि इंडिविजुअल हैसियत में है, और अब उन फाइलर्स को भी जो है वो घर खरीदने के लिए बाउंड कर दिया गया है। नॉन फाइलर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फाइलर की बात कर रहे हैं। उनको बाउंड कर दिया गया है कि वो चेयरमैन एफबीआर के पास, कमिश्नर एफबीआर के पास जाएंगे और बताएंगे कि मेरे पास ये चीज़ें हैं और मैं घर खरीद रहा हूँ। इंडस्ट्री चलेगी? हम जा रहे हैं 2025 में 1960 के निज़ाम में। तो यस, बिल्कुल इंडस्ट्री वैसे ही चलेगी जैसे 1950 और 60 में चलती थी। दुनिया आगे तरक्की कर रही है, हम पीछे तरक्की का रिवर्स जा रहे हैं। ये इस किस्म का कानून जिसमें वो कहते हैं कि फाइलर लेगा, फिर एलिजिबल फाइलर लेगा, फिर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज होनी चाहिए, फिर कैश एंड कैशेबल होना चाहिए, फिर डिक्लेयर होना चाहिए, फिर अफसर ने एनओसी देनी है। तो दुनिया में किसी भी मुल्क में, महज़ब या थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कहीं पर भी नहीं है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। बख्शी साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो फाइलर्स वाली और नॉन फाइलर्स वाली बात हमने की, आप लोगों के जो मुतालबात थे एफईडी के हवाले से वो हुकूमत ने मान लिए, तो क्या उससे कोई इम्पैक्ट है पॉजिटिव? जी, उससे ज़रूर इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव, क्योंकि कुछ कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र कम हुई है। बट मेरा ये अपना ये कहना है कि इट इज़ टू लिटिल एंड टू लेट। अगर आपको इकॉनमी को रन करना है ना, अगर आपको ये पहिया घुमाना है, देखिए ये कंस्ट्रक्शन का काम ये नहीं है कि आपने बटन दबाया, एटीएम की मशीन की तरह पैसे निकला। कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर हुई हैं, बट दिस इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। वी कुड हैव डन इट मच बेटर फॉर द। उन अच्छाइयों को जो हम आउटपुट इंडस्ट्री के लिए देखना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, लोग जो अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, जो अपना घर का ख्वाब रखते हैं, अगर उनको इस तरह की मुश्किलात होंगी, एफबीआर में जाना होगा, तो आपको लगता है कि एक आम आदमी एफबीआर के दफ्तर में जाएगा और ये जाके बताएगा कि मेरे पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं? आम आदमी क्या यार, मैं भी नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट बाय अ प्रॉपर्टी, व्हाई शुड आई बाय इट? मतलब मैं अपने रिस्क पे सब एक्सपोजर लूँ, काम करूँ। इकॉनमी के हालात आपके सामने हैं। डीवैल्यूएशन आज 2 साल से माशाल्लाह स्टेबल है, बट जो आप हिस्ट्री उठा के देखिए आपके सामने है, सब आपके सामने। अगर आप मुझे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं देंगे, आप मुझे काम करने नहीं देंगे, व्हाई वुड आई वर्क? एक चीज़ ये कि आपके साथ बहुत सारी रेलेवेंट इंडस्ट्री है जो जुड़ी है, सीमेंट है, स्टील है, मार्बल है, टाइल्स है, इलेक्ट्रिक है, वायरिंग है, बहुत सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज आपके साथ हैं। उनको इस बजट में कोई रिलीफ आपने देखा कि मिला हो? कोई इंडस्ट्री को चलाने के लिए, रिवाइवल के लिए? कंस्ट्रक्शन के बूम की बात की जा रही थी। कंस्ट्रक्शन का बूम तो तभी होगा जब ओवरऑल सारी मशीनरी साथ चलेगी। एक आपको सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स में और इसके अलावा एफईडी में रिलीफ से तो काम नहीं बन जाएगा। देखिए, जो मेरी नॉलेज में है कि इन इंडस्ट्रीज़ को जो भी इनका इम्पोर्टेड मटेरियल है या जितना भी ये इंपोर्ट करते हैं, किसी का रॉ मटेरियल है, किसी का कोई केमिकल्स है, किसी का कुछ है, उसमें कुछ उन्होंने ड्यूटीज़ में रिलीफ दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे ट्रांसफॉर्म होगा। हाउएवर हैविंग सेड सो, देखिए आज एलाइड इंडस्ट्री खुद बहुत परेशानी में है। 30 से 50% प्रोडक्शन पे कोई फैक्ट्री वाइबल नहीं है, कोई फैक्ट्री वाइबल नहीं है। बट क्या करें, बिकता ही नहीं माल। हमारा नहीं बिकता तो उनका काम चलेगा तो माल काम बिकेगा। चलेगा तो बिकेगा ना। अगर मुझे फ़र्ज़ करें मेरे पास आप ख़रीदार कोई आएगा तो ही मैं ब्लॉक लूँगा, मैं सीमेंट लूँगा, रेती लूँगा, आदमी लगाऊँगा। जब कोई ख़रीदार ही नहीं होगा है तो क्या करेंगे? बनाएंगे कोई वो कंक्रीट का ग्रेवयार्ड थोड़ी बनाना है, कब्रिस्तान तो नहीं बनाना कंक्रीट का। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए ये तो डबल साइड ट्रैफिक। देखिए ये ट्राइलैटरल अरेंजमेंट होना चाहिए। इसमें एक पार्टी होनी चाहिए स्टेट, एक पार्टी होनी चाहिए वो ख़रीदार, और एक पार्टी जो हम बना रहे हैं, जो बना रहे हैं। स्टेट को ये होना चाहिए कि उनको टैक्स मिलना चाहिए,
सो हमने उनको तजवीज़ दी कि आप पर स्क्वायर फुट टैक्स ले लें। ये टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर का जब कनेक्शन ख़त्म होगा तो आपकी आमदनी होगी, वरना वो दोनों पैसे आधे आधे खा लेते हैं और आपको 30% 40% मिलते होंगे। दूसरा है कस्टमर को अश्योर होना चाहिए कि वो जो बुकिंग कर रहा है उसको टाइम पे मिलेगा ऑन टाइम। और कोई उसके पैसे नहीं खाएगा। तो उसके लिए आपको रीरा का वो लॉ लाना पड़ेगा, रेरा का लॉ लाना पड़ेगा ताकि उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो। इसी तरह आपको उसको इनेबल करने के लिए सब्सिडाइज फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, जैसे दुनिया में होती है। आपने फ्लैट लेना है 1 करोड़ रुपए का, आपने 10 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख रुपए दे दिए मैक्सिमम। अभी बजट में लेकिन कुछ फाइनेंसिंग के हवाले से स्टेट बैंक उन्होंने कहा को रखा तो है कि ऑन हम बोर्ड। पॉलिसी लेके आ रहे हैं, अभी तक अनाउंस नहीं की है। और 80 लाख रुपए आप उस फ्लैट की अगर कीमत रहते रहते दें, उसकी किस्त उसका अगर किराया 30,000 रुपये तो 30,000 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। 50,000 रुपये तो 50,000। हाँ 50,000 है तो 50,000। तीसरी पार्टी हमें जिन्होंने बनाना है और डिलीवर करना है, और वो इतनी वो चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, हम चाहते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स, हम चाहते हैं डिजिटलाइजेशन, हम चाहते हैं रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और हम चाहते हैं कि जो रीजनली कम्पिटिटिव बनाएं। अब इस जो नई जो चीज़ें की गई हैं, नई जो सेक्शंस लगी हैं कि जिसमें फाइलर नॉन फाइलर सभी शामिल हो गए, अब इसके हवाले से अब क्या करने जा रहा है? क्या अप्रूवल होने देंगे या उससे पहले ही कोई बातचीत कर रहे हैं रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर, किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप लोगों की कोई बातचीत हुई है कि इसको किस तरह से जो है अबॉलिश करवाया जाए? देखिए, हम ये समझते हैं अभी बजट प्रपोज्ड है, हम इसको हर लेवल तक, देखिए हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, हम हर लेवल पे सेंसिटाइज करेंगे। मे इट बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज वेल, SIFC एज वेल, ये हमारे ये वाले भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। हम सेंसिटाइज करेंगे कि ये जो आप करने जा रहे हैं इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है, और ना ही ये कोई IMF की रिक्वायरमेंट है, ना कुछ है। ये हम पाकिस्तान का नुकसान करने जा रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मुझे बहुत उम्मीद है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड दे विल स्ट्राइक दिस ऑफ। इफ़ नॉट देन वी हैव द कोर्ट्स ओपन, विल गो टू द कोर्ट। क्या इस मुल्क में क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा या इस किस्म के कानून प्रिवेल करेंगे? कितनी डिमांड है हर साल? अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो कितनी डिमांड है कि पाकिस्तान में हर साल इतने घर बनने चाहिए? पाकिस्तान में बैकलॉग 12 मिलियन का है, 12 मिलियन पर ईयर बैकलॉग है, नहीं ओके, 12 मिलियन का ये बैकलॉग जमा है। बैकलॉग जो हर महीने हर साल तकरीबन 6 से 7 लाख मकान चाहिए, और जिसमें बनते होंगे 3 से 3.5 लाख। तो ये वो बैकलॉग भी बढ़ता जा रहा है। और ये 3-3.5 लाख में भी 2 लाख तो मेरे ख्याल में इलीगल अनऑथराइज्ड होंगे। सो बहुत बड़ी डिमांड है। देखिए दुबई का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, दुबई में डिमांड भी क्रिएटेड है, वहाँ का टेम्परेचर भी क्रिएटेड है, यहाँ पॉपुलेशन है। ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है। आप जैसे नौजवान हैं, उनको शादी होनी है, बच्चे होने हैं, घर चाहिए, मूव ऑन, लाइफ विल गो ऑन। बिल्कुल। हम कहते हैं कि 2040 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन या किस में 40 करोड़ हो गया, 50 में। सो इन सबको घर चाहिए ना। क्या आप स्लम्स में रखना चाहते हैं इनको, कच्ची आबादी में रखना चाहते हैं? तो आपको ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी लॉन्ग टर्म आपका। बिल्कुल, यू हैव नो अदर चॉइस। इट इज़ यू हु विल डिसाइड कि पाकिस्तान विल बी अ कंट्री ऑफ स्लम्स, कच्ची आबादीज, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, और पाकिस्तान विल बी अ डिसेंट प्लेस टू लिव इन। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को डिसाइड करना पड़ेगा, और इसके दूर नताइज होंगे। आई डोंट थिंक सो एनीबडी इन पाकिस्तान वांट दिस कंट्री टू बी अ country with full of slums and कच्ची आबादीज। थैंक यू सो मच बशीर साहब, आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।